Hello dear students, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है उसमें हम क्लास 7th CBSE बोर्ड की साइंस का जो पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स उसको हम समझने वाले हैं। उसको एक एक करके समझेंगे, उसके सारे टॉपिक्स को। तो इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है ना। उसके एक एक बारीकियों को समझेंगे, एक एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आने वाले हैं, उसको आप ध्यान से सुनेंगे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। जैसा कि आपको पता है न्यूट्रिएंट्स के बारे में आपने अक्सर सुना होगा। न्यूट्रिएंट्स जो कि आप डेली अपने भोजन में पाते हैं, राइट। जैसे कि आपने नाम सुना होगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, इन्हें हम कंबाइनली कहते हैं कि हाँ यही न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि हिंदी में उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से ही हमारा शरीर स्ट्रांग बनता है, आपकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। तो इन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है हमारे शरीर को। तो ये न्यूट्रिएंट्स अब आते कहाँ से हैं? तो आपको बता दूं कि ये फूड के कंपोनेंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये फूड के कंपोनेंट्स हैं, और यही फूड के कंपोनेंट्स के बारे में भी हम जानेंगे किस में क्या क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है, राइट। तो अब न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने एक तरीके से ब्रीफ कर दिया, पहले जो पढ़ा था उसको रिवाइज कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या कहा जा रहा है। ठीक है, लिख रहा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। जैसा कि हमें सभी पता ही है कि हम हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को भोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है ना। जैसा कि हमें ये भी पता है कि प्लांट्स जो हैं वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, लेकिन जो जानवर हैं और इंसान हैं दे कैन नॉट। मतलब हमारे शरीर के अंदर तो खाना नहीं बन सकता ना, वो बात अलग है, मैनुअली बनाते हैं, लेकिन प्लांट्स में इनबिल्ट है, वो अपने आप ही बनाते हैं, राइट। तो ये भी लिख रहा है कि दे गेट इट, मतलब दे यानी कि कौन? दे यहाँ पर एनिमल और ह्यूमन है। ह्यूमन और जो एनिमल हैं वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? वो प्लांट से प्राप्त करते हैं, या फिर ऐसे एनिमल्स से प्राप्त करते हैं जो कि प्लांट्स को खाते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम ये देख रहे हैं कि जो इंसान है और जानवर हैं, ह्यूमन एंड एनिमल्स, दे बोथ डिपेंड्स अपॉन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ऑन द प्लांट्स। तो चलिए जी, हमें ये समझ में आ गया। अब मेन टॉपिक हमारा आता है पहला, जो कि है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि किस तरीके से कोई ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक करता है, इसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन, है ना। तो कौन कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकते हैं प्लांट्स में, वो हम एक एक करके जानेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म, यही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि अपना भोजन खुद से प्रिपेयर करता है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स की यूज़ करके, है ना। जो कि ऑलरेडी रॉ मटेरियल्स जो हैं ये ऑलरेडी हम उनकी सराउंडिंग में अवेलेबल होते हैं। प्लांट्स के सराउंडिंग में सारी चीज़ें अवेलेबल है, और इन्हीं को अपना एज ए रॉ मटेरियल्स ये इनटेक करते हैं और अपना भोजन प्रिपेयर कर लेते हैं प्लांट्स, ठीक है। अब देखो, द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life processes। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसका मेन रोल क्या है। आखिर हम न्यूट्रिएंट्स क्यों बार बार चिल्ला रहे हैं कि इसके बारे में हमें जानना है, इसे हमें अपने भोजन में शामिल करना है, ऐसा क्यों? क्योंकि भाई जो न्यूट्रिएंट्स हैं इन्हीं की वजह से हमारा जो शरीर है उसको उसमें बढ़ोतरी होती है, राइट। यू कैन से कि हमारी बॉडी बनती है, हम बड़े होते हैं, हमारे जो सेल टिश्यूज़ हैं उनको ग्रो होने में हेल्प होती है, हमारे जो बॉडी के डैमेज पार्ट्स होते हैं उनको एक तरीके से जान मिलती है, राइट। वो रिपेयर हो पाते हैं इजीली विद द हेल्प ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स। और ये हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है ताकि हम जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, यानी कि रोज़ की जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं वो हम करने में सक्षम हो पाएँ। दिस ऑल बिकॉज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, है ना। अब न्यूट्रिएंट्स के बारे में जान गए, न्यूट्रिएंट्स की इंपॉर्टेंस समझ गए। अब हम जानने वाले हैं व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो इसको भी मैंने पहले डील कर चुका हूँ कि न्यूट्रिशन क्या है। इट इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड, है ना, बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, यानी कि ऑर्गेनिज्म के द्वारा किस तरीके से भोजन को इनटेक किया जाता है और उसको बॉडी के लिए यूटिलाइज कैसे किया जाता है, इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसी को हम कहते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। अब जो टॉपिक है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन कौन से साधन है जिस किस किस मोड से हम न्यूट्रिशन को इनटेक कर सकते हैं वो हम जानेंगे। जैसे कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। ये सब चीज़ें आप बहुत बेसिक से समझते आ रहे हो पिछले क्लासेस से कि ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है।
तो ऑटोट्रॉपिक के बारे में यहाँ पे बता दिया गया कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में होता क्या है कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, है ना, फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस, है ना। तो इसी वजह से इन्हें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। और साथ ही साथ ऑटो का मतलब ही होता है सेल्फ, है ना। ट्रॉफोज मतलब नॉरिशमेंट, अपना मतलब नॉरिशमेंट खुद ही करना, इसी को कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं कि एक और चीज़, ये तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन था, लेकिन प्लांट्स जो होंगे जिसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो रहा है उसे हम ऑटोट्रॉप्स कहेंगे, ठीक है। अब है एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि जो एनिमल्स होते हैं और दूसरे भी बहुत सारे कई जीव होते हैं जो कि अपना भोजन जो होते हैं ना प्लांट से प्राप्त करते हैं। तो वैसे जो एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। हेट्रोज का मतलब होता है अदर, तो जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है अपने भोजन के लिए उसे हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें दे रखी है। तो यहाँ लिखा है कि नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स, हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग, हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पे एक तरीके से जो बूझो पहेली की हमेशा जो तर्क वितर्क चलते रहते हैं उसमें एक बात और भी जोड़ दी गई है और पूछा जा रहा है कि आप पूछ सकते हो इस चीज़ के बारे में कि भाई ये फूड फैक्ट्री प्लांट की जो है वो है कहाँ पे, है ना, कि प्लांट के अंदर कहीं ना कहीं तो कोई फूड फैक्ट्री होगी जो कि हमें बार बार बना बना कर इंसानों को, जीवों को खिला रहा है ना। तो वो फूड फैक्ट्री कहाँ पर है इस प्लांट की, आखिर उस फूड फैक्ट्री तक जो रॉ मटेरियल्स थे, हमने पढ़ा था ना रॉ मटेरियल्स जैसे कि ये थे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, वो जो रॉ मटेरियल्स हैं उन प्लांट्स के फूड फैक्ट्रीज तक कौन पहुंचा रहा है, किस रास्ते से होके जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे जानेंगे। तो इसी के लिए हमें अगला टॉपिक पढ़ना है 1.2 जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हमेशा आपको एग्जाम्स में आते रहते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब पहले समझ लीजिए। फोटोसिंथेसिस का मतलब यहाँ लिखा जा रहा है कि फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, मतलब जिस प्रोसेस के द्वारा आपके प्लांट्स में भोजन को बनाया जाता है उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हम आगे ये भी जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस को तोड़ तोड़ कर अगर इस वर्ड्स को समझें तो आखिर एग्जैक्ट मीनिंग क्या है और क्यों फोटोसिंथेसिस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं ये भी जानेंगे। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। लिखा है कि लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। जी लीजिए, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पहले उसका आंसर आ चुका है कि जो प्लांट्स हैं उनमें जो फूड फैक्ट्रीज हैं वो कौन हैं, और कोई नहीं, हमारे पत्ते हैं, है ना। पेड़ों के जो पत्ते होते हैं उन्हीं को फूड फैक्ट्रीज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहीं पे जो मेन खाना है इन द सेंस भोजन जो बना रहे हैं पौधे वो वहीं पे बनाते हैं, राइट। अब आगे ये भी लिखा गया है कि देयर फॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। जाहिर सी बात है, खाना जहाँ बन रहा है वहाँ पे तो रॉ मटेरियल्स चाहिए ना, इंग्रेडिएंट्स तो चाहिए ना खाना बनाने के लिए। तो वो जो रॉ मटेरियल्स थे जो कि हमने बात करी थी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स, उनको पत्तों तक तो पहुँचाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए जी, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉयल आर अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। देखिए भाई, अब दो जो हमारे क्या कहते हैं रॉ मटेरियल्स थे भोजन बनाने के लिए, जिसमें से हैं वाटर एंड मिनरल्स, वो हमारे मौजूद होते हैं कहाँ? सॉयल में, ठीक है। अब इस सॉयल से लेकर पत्तियों तक यानी कि फूड फैक्ट्रीज तक पहुंचाने का काम किसका है? वो है रूट्स का, ठीक है। तो ये काम होता है, ठीक है। आगे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीसरा जो हमारा रॉ मटेरियल था जिसकी वजह से भोजन बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ द लीव्स। तो तीसरा जो हमारा रॉ मटेरियल था जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वो पत्तियों के जरिए, स्मॉल स्टोमेटल ओपनिंग होती है उसके जरिए वो आ जाता है, अभी हम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से पत्तियों में तो डायरेक्ट पहुंच गया, और ये दो जो चीज़ें थी वाटर एंड मिनरल्स वो रूट के द्वारा सक करके वहाँ तक पहुँचा दी गई। अब भाई आराम से खाना बन सकता है। चलो हम ये भी जान गए। चलो एक और चीज़ बताई जा रही है कि दीज पोर्स आर सराउंडेड बाई गार्ड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। चलिए मैं इस पिक्चर को अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पे है पिक्चर और वो समझाया जा रहा है यहाँ पे। तो ये होता है टोटली स्टोमेटा, ठीक है।
और जो सिंपल यहाँ पे आपको सबसे सेंटर वाला पार्ट दिखाया जा रहा है ये होता है स्टोमेटल ओपनिंग। इसी स्टोमेटल ओपनिंग को ही हम स्टोमेटा बार बार बोलते हैं, लेकिन कंबाइनली इस पूरे को स्टोमेटा कहा जाता है। और इस स्टोमेटल ओपनिंग को जो ये बीन्स लाइक स्ट्रक्चर दोनों साइड से घेरे हुए हैं इन्हें हम बोलते हैं गार्ड सेल्स, है ना। वो भी जानोगे आप, लेकिन मैंने सोचा कि आपको ये डेफिनेशन जानने के पहले आपको पिक्चर में दिखा दी जाए। तो आपको बताया गया ना कि आखिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीव्स में डायरेक्ट कैसे पहुंच जाते हैं। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस स्टोमेटा दैट इज काइंड ऑफ पोर्स, है ना, छिद्र। पोर्स मतलब छिद्र। और ये पोर्स किससे सराउंडेड होते हैं? गार्ड सेल्स। वो मैंने आपको दिखाई दिया, बीन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। और क्या लिखता है कि वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves। अच्छा, एक बात तो आपने सोच लिया कि ठीक है, सक्शन यानी एब्जॉर्ब करने का काम जो कि वाटर एंड मिनरल था, सॉइल से एब्जॉर्ब करने का काम रूट ने तो कर लिया, लेकिन रूट से अब आप पौधे के दूसरे पार्ट्स तक कैसे पहुंचाओगे? लीव्स तक पहुंचाने का काम रूट का तो नहीं है ना। रूट तो बस मतलब स्टेम तक ही आता है, तब आगे का काम कौन कर रहा है? तो देखो भाई, जैसे हमारे शरीर में भी वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स, ऐसे ही यहाँ पे भी होते हैं वेसल्स। तो लीव्स तक जो पहुँचाने का काम है वो वेसल्स का है। वेसल्स जो कि एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो रूट से लेकर स्टेम से होते हुए, ब्रांचेस से होते हुए लीव्स तक उनका रास्ता अंदर अंदर होता है। उसी के जरिए वाटर एंड मिनरल्स जो रूट ने ऑब्जर्व किए थे वो पास होते हैं उस वेसल्स के थ्रू और फाइनली लीव्स तक पहुँच जाते हैं। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, they form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. They are called vessels. You will learn more about transport of materials in plants in chapter 11. Chapter 11 में आप जान पाओगे इन सारे चीज़ों के बारे में, ठीक है। अभी मेरे आपको ये भी बताना है, सेल्स वाला जो है ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये पैराग्राफ कंप्लीट कर लूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अब आगे आते हैं और जानते हैं ये क्या लिखा है ना। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो लीव्स होते हैं ना, पत्तियां जो होती हैं ना, उसमें ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ये आपको जरूर याद रखना चाहिए। आगे है कि मतलब क्वेश्चन हमेशा आता है क्लोरोफिल क्या होता है। तो क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसकी वजह से पत्तियां ग्रीन होती हैं, है ना, तो उसे ही हम कहते हैं क्लोरोफिल। और अब बात करते हैं कि क्लोरोफिल की क्या क्या जरूरत है, किस किस काम आता है हमारा क्लोरोफिल, उसको जान लेते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। पहली चीज़ तो भाई आप नोट डाउन करके रख सकते हो अपनी कॉपी में। अभी जब पढ़ रहे हो तो आप नोट डाउन कर सकते हो पॉइंट्स वाइज करके कि नोट्स कैसे बना रहे हैं, है ना। नोट्स बनाते वक्त आप लिख सकते हो कि यूजेस ऑफ क्लोरोफिल, और उसमें पहला यूज़ क्या है कि इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। जो भी सूर्य से हमें एनर्जी मिल रही है उसे ये जो पत्तियाँ होती हैं वो कैप्चर कर लेती हैं। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब जो ये एनर्जी उन्होंने एक्वायर की थी, किसने? ये जो आपकी क्लोरोफिल ने सन से सनलाइट की एनर्जी ले ली और उसके बाद से उसको यूज़ किया ताकि वो प्रिपेयर कर सके। मैंने बताया था सिंथेसाइज का मतलब बनाना होता है, प्रिपेयर करना। तो ये जो एनर्जी उसने क्लोरोफिल ने सनलाइट से ली, उस एनर्जी को वो यूज़ करेगा ताकि वो भोजन बना सके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज़ करके, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, यही सब तो आपके रॉ मटेरियल्स होते हैं भोजन बनाने के लिए। तो ये जो क्लोरोफिल है ना, एक तरीके से एनर्जी ट्रैप करता है और एनर्जी ट्रैप करके उसी एनर्जी की हेल्प से भोजन बनाने में मदद करता है प्लांट्स की, ठीक है। आप जान चुके हैं इसके बारे में। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मैंने आपसे बोला था कि फोटोसिंथेसिस के बारे में जानेंगे कि क्यों फोटोसिंथेसिस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो जैसा कि फोटो, ये वर्ड यूज हुआ है इसमें स्टार्टिंग में, फोटो का मतलब होता है लाइट रिलेटेड, लाइट से संबंधित चीज़ों को हम फोटो बोलते हैं। और सिंथेसिस का मतलब तो जान ही चुके हैं, प्रिपेयर और कंबाइन। तो जब इसमें, है ना, फोटो लाइट का यूज़ होकर, है ना, सनलाइट का यूज़ होकर यहाँ पे भोजन को प्रिपेयर किया जा रहा है, सिंथेसाइज किया जा रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया फोटोसिंथेसिस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the processes of the photosynthesis। तो हमें ये पता चला कि जो क्लोरोफिल है ना, सनलाइट है और कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर आर वेरी नेसेसरी। जो भी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस थी इसमें इन चारों का बहुत बड़ा योगदान है। इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस टू ऑन द अर्थ। ये जान लीजिए, ये आप जान जाओ कि जो फोटोसिंथेसिस है ना, सबसे यूनिक प्रोसेस है पूरे पृथ्वी पे। एंड द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड,
है ना, बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो सोलर एनर्जी ट्रैप की जा रही है पत्तियों के द्वारा, वह प्लांट में भोजन के रूप में स्टोर होती है। एक तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। दस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए अब बहुत बड़ी चीज़ को बताया जा रहा है यहाँ पे, ध्यान देने वाली बात है। इसे हाईलाइट करके क्यों लिखा है वो भी बताता हूँ। कह रहा है कि अभी तुमने बात करी कि जो पौधों को भोजन बनाने का काम है वो कहाँ से मिल रहा है, मतलब कौन हेल्प कर रहा है, तो सनलाइट। ठीक है भाई, सनलाइट ने हेल्प किया, भोजन बना लिया पौधों ने। लेकिन बात क्या है कि अभी ये क्यों कह रहा है कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सन को क्यों जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? क्योंकि भाई आपको पता चल गया कि जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड कर रहे थे पौधों पे अपने भोजन के लिए, अपने जिंदा रहने के लिए, वो पौधे भी किसी और पर डिपेंडेंट है जो कि सनलाइट है। क्योंकि सनलाइट नहीं होगा फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा पौधे खाना नहीं बनाएंगे और हमें भी खाना नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हुआ? जो हुआ वो है सनलाइट। तो आई होप आपको ये भी जो बोल्ड स्ट्रक्चर था आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इन द मतलब आपको बताया जा रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। जाहिर सी बात है, जब एब्सेंस होगा फोटोसिंथेसिस का तो आपको कुछ भी नहीं मिल पाएगा। और एक और लाइन छूट गई यहाँ पे, कहा जा रहा है कि कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? बिल्कुल नहीं, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हो पृथ्वी की अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो, है ना। मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर रखा है ये। चलिए, द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। Beside oxygen, which is essential for the survival of all organisms, is produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. ये हमने बात कर ली है। अब देखिए, जो फोटोसिंथेसिस है उसका एक होता है ना, इक्वेशन होता है, उसे आपको हमेशा याद रखना होता है। क्योंकि आपको पता है कि जो रॉ मटेरियल्स हैं वो उसके बारे में आप जानते हो, और आउटपुट में क्या मिलने वाला रिजल्ट वो भी हम जानते हैं। जैसा कि हमें पता है फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल्स है वो क्या क्या हैं, वो आपको पता है। कार्बन डाइऑक्साइड हैं, वाटर है, और आपको क्लोरोफिल सनलाइट की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन दोनों को हम ऐड करेंगे किसके प्रेजेंस में, है ना। ये लिखने का तरीका ये है कि एरो मार्क देकर ये सनलाइट और क्लोरोफिल लिखने का मतलब ये है इन दोनों के प्रेजेंस में ही ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो सकता है, ये इक्वेशन एग्जिस्ट कर सकता है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को जब मिलाया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, देन हमें क्या मिला? कार्बोहाइड्रेट्स प्लस में ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट्स एक तरीके से भोजन को समझ लो, ग्लूकोज वगैरह यही तो होता है, ग्लूकोज स्टार्च जो भी कह लो। तो कार्बोहाइड्रेट यानी भोजन जो बन गया किसकी वजह से बना? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब ये कार्बोहाइड्रेट है और हमें क्या देता है? इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में दो चीज़ें मिली, एक तो कार्बोहाइड्रेट मिला और एक ऑक्सीजन मिला। क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो आपको देखना हो तो क्लोरोफिल क्या है, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, वो आप देख सकते हैं। आप इस चीज़ों को थोड़ा समझेंगे, इसके डायग्राम्स वगैरह थोड़ा ढंग से पढ़ लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ी बहुत, है ना। और ये सेक्शन ऑफ लीव था एक तरीके से, है ना। और यहाँ पे भी ये जो स्टोमेटा का पोर्शन है वो भी आपको दिखाया गया। आई होप आपको समझ में आ जाएगा, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे घर पे। अब आगे एक और चीज़ है उसे कवर कर लेते हैं, फिर उस बॉक्स वाली चीज़ों को समझेंगे। तो यहाँ पे लिख रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसी दौरान ऑक्सीजन रिलीज होता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। तो जैसा कि आपको पता है कि आपको आउटपुट में, रिजल्ट में, है ना, क्या दिख रहा है? कार्बोहाइड्रेट दिख रहे थे, है ना। तो यहाँ पे लिख रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, जो स्टार्च हमारे प्रेजेंट होते हैं लीव्स के अंदर, ये इंडिकेट करते हैं कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना। और स्टार्च को ही हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, जैसे क्योंकि आपने देख लिया कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान कार्बोहाइड्रेट निकला, या फिर यूं कह लीजिए स्टार्च निकला। तो स्टार्च है तो यानी कि फोटोसिंथेसिस एग्जिस्ट हो रहा है। तो इस तरीके से ये कवर हो गया। और अब मैं आपको ये चीज़ ज़रूर कवर कराऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स वाला जो ब्लॉक है इसको भी आप ढंग से समझेंगे। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, हम जो भी होते हैं, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है ना, सबसे टाइनी यूनिट सेल से बनी होती है, जिसको हम, मतलब टाइनी यूनिट बॉडी से बनी होती है, जिसको हम सेल बोलते हैं।
तो इसके बारे में तो सबको पता है, सेल क्या होता है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सेल। अब बात करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे सेल का स्ट्रक्चर दे रखा है, मतलब बहुत सारे सेल्स हैं ये छोटे छोटे। अब इनको बारे में बताया जा रहा है कि इसके अंदर और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। चलिए उसको देख लेते हैं कि सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। ये सब जो सेल होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, विदाउट एनी माइक्रोस्कोप हम नहीं देख सकते हैं। और सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिंगल सेल की हेल्प से ही बन सकते हैं, जो कि हमारे आंखों से दिख भी नहीं रहे। तो बैक्टीरियाज वगैरह जो होते हैं वो एक तरीके से वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमारे आंखों से नहीं दिख पाते। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि द सेल इज इंक्लोज्ड बाय अ थिन बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। देखिए यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन की बात की जा रही है। मैंने बोला कि ये बहुत सारे सेल्स हैं यहाँ पे, तो एक सेल की भी अगर बात करें, उसके सेल के आउटलाइनिंग एक की गई है यहाँ पे, लाइनिंग, इसी को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। यानी कि मेम्ब्रेन का मतलब होता है परत, या फिर यूं कहें झिल्ली। तो एक झिल्ली सेल के ऊपर परत बना के रहती है, उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। मेम्ब्रेन का मतलब ही होता है परत। अब मोस्ट सेल्स हैव डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं, मतलब मैक्सिमम जो सेल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस भी होता है इनसाइड, जो कि एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, जो कि आप देख पा रहे होंगे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। अब द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपको हमेशा याद रखने हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है कि जैसा कि आपने देखा कि जो सेल्स थे उनको आउटलाइनिंग करने के लिए एक सेल मेम्ब्रेन था, लेकिन यहाँ पे जो न्यूक्लियस है सेल के अंदर, उस न्यूक्लियस को भी सर्कल करे हुए है एक, क्या घेरे हुए है एक जेली लाइक सब्सटेंस, जिसको हम बोलते हैं क्या, साइटोप्लाज्म। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एक और जो बॉक्स है उसको भी क्लियर कर देता हूँ। जैसा कि आपने समझा है अभी तक कि बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अभी तक आप ये जान पा रहे थे कि भाई जो फोटोसिंथेसिस है वो आपका हमेशा लीव्स में ही होता है, लेकिन आपको ये बता दिया जाए कि बिसाइड्स लीव्स यानी कि पत्तियों के अलावा जो फोटोसिंथेसिस है ना, वो पौधों के अलग पार्ट्स में भी होता है, जैसे कि ग्रीन स्टेम्स में होता है और ब्रांचेज में भी। ये जो फोटोसिंथेसिस, जो फूड फैक्ट्री की हम बार बार बात कर रहे थे, वो एग्जिस्ट करता है कहाँ पर, ब्रांचेज और स्टेम्स में भी। ये हर पौधे में नहीं होते, कुछ कुछ पौधे में होता है। अभी आपको बताएंगे कि इस किस बेसिस पे ऐसा बोला जा रहा है। तो द डिजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए पौधे एक्सचेंज करते हैं गैस को, आदान प्रदान, तो उसे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कहते हैं। तो ये जो है डिजर्ट प्लांट, जैसे कि कुछ कैक्टस वगैरह होते हैं, उनमें आपने देखा होगा उसमें पत्तियां नहीं होती हैं, तो उसमें जो स्पाइक्स निकले होते हैं, कांटे निकले होते हैं, वही एक तरीके से उनकी पत्तियां होती हैं। और दिस प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। और इन प्लांट्स में हरे हरे स्टेम्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस उन्हीं स्टेम्स में होती हैं, और उसी के वजह से हमारा जो डिजर्ट प्लांट होता है उनमें खाना बन पाता है। अब आप ये सोचेंगे कि आखिर इनकी पत्तियां इतनी छोटी क्यों हैं, है ना, इतनी कांटेदार क्यों होती हैं। तो आपको मैं बता दूं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब इनके पौधों, जैसा कि आपको पता है कि जो नॉर्मल पत्तियां होती हैं उनका जो सरफेस एरिया वो बहुत ज़्यादा होता है, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा सन उतनी तेज़ी से इसको एवोपरेट करेगा, इसके अंदर के जो वाटर होंगे उसको वो सक करेगा। तो जितना ज़्यादा सक करेगा तो इससे क्या होगा, पेड़ के अंदर की, पौधे के अंदर की जो पानी है वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी। और आपको पता ही है डिज़र्ट एरिया में पानी की कमी होती है, तो इस वजह से वहाँ के जो पौधे हैं उनके जो पत्ते होते हैं वो बिल्कुल स्पाइक्स जैसे होते हैं, ताकि कम से कम सरफेस एरिया सन के कांटेक्ट में आए और पानी ना सोख पाए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अब बाकी की जो चीज़ें हैं मैं अगली वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अगर मैंने ये कवर किया तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें। और ये पार्ट 1 रहेगा, अगली पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 1.1 से। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।